Okay, so in today's class, we are going to study about the rise of Magadha. So, reasons behind the rise of Magadha. This is the topic that we have to cover today. All right. So let's see reasons behind the rise of Magadha. बहुत आसान सा टॉपिक है और बहुत जल्दी समझ में आएगा. मुझे लग रहा है आप फटाफट बस एक एक चीजों को नोट करते जाइए, याद करते जाइए. So the first thing. First and foremost thing is powerful and ambitious rulers. सभी को पता है कि मगध इतना पावरफुल इसलिए हुआ क्योंकि उसमें रूलर्स बड़े एम्बिशियस और बहुत पावरफुल थे, लाइक बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, आगे चल करके उसके चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक. So whenever there is a strong ruler, the country, the nation, the kingdom is bound to be strong. उसको होना ही है. Second thing, availability of iron. इससे क्या फायदा हुआ? उस दौर में जो हथियार बनते थे वो तो आयरन से ही बनते थे और मगध के जंगलों में आयरन खूब मिलता था, तो इस वजह से वेपन और टूल्स बनाने की कमी कोई नहीं थी. थर्ड वन इज availability of elephants in the forest of Magadha, that also contributed to the strength of army. चौथी बात थी fertile soil. अब किसी भी जगह पे अगर फर्टिलिटी अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है उपज अच्छी होगी, वहां से टैक्स ज्यादा मिलेगा, टैक्स मिलेगा तो राजा के खजाना भरा रहेगा, वो ढेर सारी आर्मी, पेड आर्मी रख सकेगा, उन पे खर्च कर सकेगा, तो इस वजह से भी वो स्ट्रेंथ बढ़ जाती थी. देन अगेन ट्रेड. वहां पर गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, मगध के क्षेत्र में बड़ी सारी नदियां हैं और गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज वहां पर चीप और कन्वीनियंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती थी जिसे ट्रेड हो सकता था, तो ट्रेड से भी बहुत पैसे आते थे. इसके बाद सिक्योर्ड लोकेशन, चाहे पाटलिपुत्र की बात हो और या राजगिरी की, दो राजधानियां इसकी थी. पहले राजगिरी था, तो राजगिरी जो कि ओल्ड कैपिटल था मगध का, वो हिल्स के बीच में था. इट वाज लोकेटेड अमंग हिल्स, तो उसको नेचुरल सिक्योरिटी मिल जाती थी, उसको बहुत सारे गार्ड नहीं लगाने पड़ते थे, पहाड़ी ही चारों तरफ से उसको घेरे हुई थी, तो इस वजह से वो काफी सुरक्षित था. और पाटलिपुत्र वो कम्युनिकेशन के रूट पे था, वो गंगा और सोन नदियों के कन्फ्लुएंस, उनके संगम पर था, तो इस तरीके से ये भी एक बहुत सुंदर लोकेशन है जहां से ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन ये सब हो सकते हैं. ये रीजन थे. एक और रीजन था उसमें कि इनके जो रूलर्स थे, दे हैड मेड सो मेनी मैरिज रिलेशनशिप, तो उसकी वजह से भी ये बहुत ताकतवर हुए थे, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात करी थी. तो ये है, और ये 16 महाजनपद जिनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. अगेन अगर किसी को ये भूल गया है, सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप आल्सो. सबसे नॉर्दर्न डायरेक्शन में हमें ये कंबोज मिलता है और उसके बाद फिर ये गांधार मिलता है. ये कुरु है, इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी और आगे चल करके इंद्रप्रस्थ भी इसकी राजधानी हो गई, दिल्ली जिसे हम कहते हैं. ये दिल्ली हरियाणा का रीजन है. पांचाल है, कौशल है, मल्ल है, विदेह है, काशी है, मगध है, अंग है. अच्छा, किसी जमाने में कौशल भी बहुत प्रोमिनेंट राजा जो है ये राज्य हुआ करता था, जिसकी राजधानी अयोध्या आपने सुना ही होगा, बहुत महत्वपूर्ण रही है. और पौराणिक कथाओं की माने तो कहते हैं कि इंसानों की शुरुआत ही इसी जगह से हुई है, अयोध्या से. पता है, माना जाता है ये कि जो है भगवान सूर्य, जिसको हम सूर्यवंशी कहते हैं, तो उन्हीं के वंश से, उनके खानदान से महर्षि कश्यप हुए. महर्षि कश्यप के खानदान से जो है वो अदिति और आदित्य ये सब हुए, और उन्हीं के खानदान में आगे चल करके पैदा होते हैं मनु, वैवस्वत, और वैवस्वत के पुत्र मनु जो धरती के पहले व्यक्ति थे. इन्हीं के जमाने में वो प्रलय आया था और ये प्रलय के बाद कुछ स्पीसीज, कुछ प्रजातियों को इन्होंने एक नाव पे रख करके और एक मछली के सहारे उस प्रलय को इन्होंने पार किया. ऐसी पौराणिक कथाएं मिलती हैं. हाँ श्रेया, बताओ, आपका कोई प्रश्न था क्या? सर, ये विदेही वर्जी है. हाँ, देखो वज्जी में बड़े सारे गणराज्य थे ना, बताया था. वो एक तरह से जो है वो एक रिपब्लिक था. तो आप जानते हो ना रिपब्लिक में क्या होता है, बड़े सारे स्टेट्स होते हैं. तो
वहां पर मिथिला एक राज्य है जिसकी राजधानी विदेह है, मिथिला है। तो विदेह राज कहते हैं, मिथिला राज कहते हैं, जनकपुर भी कहते हैं उसे, जहां से सीता थी। तो ये सब वज्जी गणराज्य में ही आते थे, प्रोमिनेंट प्लेस था। खैर, अब यहाँ कौशल के बारे में हम बात कर रहे थे कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो 18 पुराण है उसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पुराण है मत्स्य पुराण, ओल्डेस्ट वन। मत्स्य पुराण में ऐसा वर्णित है कि प्रलय आने के बाद उसके पहले की एक कहानी है, इसमें मनु नाम के एक राजा हुआ करते थे। कौशल में बहुत प्रतापी राजा थे, बहुत धर्मात्मा व्यक्ति थे। तो एक दिन वो गंगा नदी में जाकर के ऐसे जल प्रवाहित कर रहे थे, तो एक मछली उनके हाथ में आ गई, उसको उठा करके वो ले आए और जो है अपने घर में रखा। लेकिन मछली का आकार बड़ी तेजी से बड़ा हो गया, तो उन्होंने पॉट से निकाल करके उसे एक तालाब में डाला। मछली अगले दिन तालाब से भी भारी हो गई, फिर उसे उठा करके नदी में डाला, नदी से भी बड़ी होने लगी, समंदर। तो इस तरीके से जो है वो उन्होंने मछली की जान बचाई। कहते हैं कि प्रलय के बाद वही मछली जो है दोबारा से आती है, और वो मछली न होकर के भगवान विष्णु का अवतार। मत्स्य पुराण में ऐसा जिक्र मिलता है। और उन्होंने वो नाव के जैसे बहुत बड़ी सी हो गई, उसके ऊपर मनु, उनकी पत्नी शत्रुपा और बहुत सारे जीव जंतुओं की स्पीसीज रख करके उन्होंने अपने आप को बचाया। और प्रलय समाप्त होने के बाद ये सारे लोग अयोध्या नामक स्थान पर फिर से इकट्ठे होते हैं, और वहीं से उनके वंश शुरू होते हैं। तो जो मनु के वंश हैं, उनके वंश में जो लोग पैदा हुए वो मनुष्य कहे गए। अगर आप मनुष्य हैं तो आप उसी वंश से हैं, अगर आप उस वंश के नहीं हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि मनुष्य है भी कि नहीं है। इस तरह की कहानी है। खैर, इसके बाद उस जगह का भी जो नाम अयोध्या है वो बेसिकली है अयुध्या, मतलब जिसे युद्ध में जीता ना जा सके। तो यहाँ पे बड़े प्रतापी लोग हुए हैं तब से लेकर के और राम तक। ठीक है, मनु के वंश में राम का जो जिक्र आता है वो 66 वंशज थे, मतलब छठवें नंबर पे आते हैं 66। इसके पहले बहुत सारे और राजा हुए थे, जिनमें अज दिलीप और रघु ये सारे लोग आते हैं, दशरथ, इन्हीं में भागीरथी वगैरह भी आते हैं। इस तरह की एक जो कहानियां हैं वो मिला करती हैं। खैर, अब थोड़ा आगे आ जाए हम लोग। इसी तरीके से ये जो है मल्ल है, ये वज्जी है जिसकी राजधानी विदेह थी। काशी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ये पहले कौशल का ही अंग हुआ करती थी, आगे चल करके मगध का अंग बन गई। मगध ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, अंग है। छेदी है, सूरसेन है जो मथुरा वाला इलाका था, मत्स्य है राजस्थान का इलाका, अवंती है उज्जैन और थोड़ा सा गुजरात, ये अस्सक या अस्मक कहते थे जो सदर्न मोस्ट पार्ट है। खैर, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए, इसलिए हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, बस एक अंदाजा आपको लग जाए। Of all kingdoms of North India, Magध emerged to be the most powerful and prosperous. So सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा प्रॉस्परस मगध हुआ, और उनके कारण हम लोग ऊपर पढ़ ही चुके हैं। इन कारणों से ये इम्पोर्टेंट हुआ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, मगध केवल प्रॉस्पेरिटी में ही आगे नहीं था, बल्कि रिलीजियस मामले में भी बहुत आगे था। मगध की ही सीमावर्ती इलाकों में दो बड़े महापुरुष हुए। एक का नाम महावीर, जिन्हें हम जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर के रूप में जानते हैं, और दूसरे महात्मा बुद्ध, जिन्होंने बुद्ध धर्म का प्रवर्तन किया, उसको चलाया। ध्यान रहे यहाँ पे कि महावीर प्रवर्तक नहीं थे धर्म के, उन्होंने जैन धर्म चलाया नहीं था, जैन धर्म उनसे बहुत पहले चल रहा था। वो अंतिम व्यक्ति थे, अंतिम तीर्थंकर थे। अब आप सोचोगे तीर्थंकर क्या होता है? तीर्थंकर मतलब होता है जो तीर्थ करा दे। अब आप सोचोगे तीर्थ क्या है? तीर्थ जानते हो? तीर्थ का मतलब यस सर। होता है तैर के पार कर जाना। क्या तैर के पार करना है? इस भव सागर को, ये संसार अपने आप में एक बहुत बड़ा समंदर है मोह माया का। इस संसार रूपी सागर से पार करना तीर्थ है, और जो पार करने की कला सिखाए वो तीर्थंकर है।
तो हर वो मनीषी, हर वो ऋषि, हर वो महात्मा, हर वो जो है रिलीजियस लीडर जो हमें इस संसार रूपी भवसागर से पार होने की विद्या सिखाता है, वो तीर्थंकर है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, उसकी एटिमोलॉजी पे अगर हम जाते हैं। अब मौर्यन एम्पायर में पढ़ेंगे, हमारा अगला टॉपिक है। तो हमें पता है कि यहाँ पर सबसे पहला जो वंश मगध में शुरू हुआ वो था हर्यंक वंश, यानी बिंबिसार का वंश। पहला ज्ञात राजा, पहला द फर्स्ट नोन किंग ऑफ इंडिया वाज बिंबिसार। इसके पहले किसी राजा की के बारे में ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती। पौराणिक राजा बहुत रहे होंगे, लेकिन ऐतिहासिक राजाओं की श्रेणी में सबसे पहला नाम बिंबिसार का आता है। इसके बाद अजातशत्रु का आता है, फिर उनके कई सारे और वंशज होते हैं, फिर वंश बदलता है। नागवंश आता है, नागवंश में शिशुनाग और काला शोक काकमण जिनको कहते हैं वो आते हैं। उसके बाद जो है नंद वंश आता है, जिसको माना जाता है कि शूद्रों का वंश था। हालांकि अभी ये साबित नहीं हो पाए, कई लोग नहीं भी मानते इन चीजों को, लेकिन कई सारे पौराणिक वृत्तांतों में ऐसा वर्णन मिलता है कि वो निम्न कुल से थे। तो उसमें महापद्मनंद जो उसका संस्थापक था बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत ताकतवर था, सबसे बड़ी सेना उसके पास थी। और उसके बाद अंतिम शासक जो हुआ इसका, वो नवा शासक, वो था धनानंद। नाम से ही समझ में आ गया होगा, धनानंद। धन का मतलब क्या होता है? पैसा। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको पैसे में ही आनंद मिलता हो। तो ये ध्यान रखना, ये धनानंद साहब जो है वो पैसे में आनंद लेने वाले व्यक्ति है। तो लिख भी थे कि धनानंद ये कौन थे? ये अंतिम नंद वंश के अंतिम शासक थे, और बहुत टैक्स वगैरह लगाया करता था, लोगों को बहुत पीड़ित किया करता था, पैसे का भयंकर लालची आदमी था। कहते हैं इसी के टाइम पे लगभग जो है वो वेस्ट से, इसका राज्य बहुत बड़ा था। धनानंद का आप राज्य देखोगे, ये तो चंद्रगुप्त का है हालांकि, लेकिन इस दौर में इसके पहले महापद्मनंद और धनानंद के टाइम पे भी लगभग इतना ही था। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि ये गांधार कंबोज तो छोड़ दीजिए, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान तक का इलाका वो हिंदुस्तान की सीमा में शामिल होता था। ऐसे में ये एक जगह है तक्षशिला। अलेक्जेंडर का अटैक ऑलमोस्ट इसी इलाके से हो रहा था, तो सबसे पहले इसी इलाके में होगा भी। तक्षशिला उस जमाने का दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी था, ठीक है। और यहाँ के कुलपति, यहाँ के वाइस चांसलर हुआ करते थे चाणक्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो वो यहाँ पर हुआ करते थे। उन्हें जो है इस ग्रीक आक्रांता अलेक्जेंडर का आना कुछ ठीक नहीं लगा। उन्हें लगने लगा था कि इस तरह से जो है वो देश बिखर जाएगा, गुलाम हो जाएगा। तो क्यों ना चल करके राजा से मदद मांगी जाए। और राजा जो था वो यहाँ पाटलिपुत्र में हुआ करता था, मगध में। और धनानंद वो बहुत ही भोगी और विलासी राजा था, उसे बिल्कुल मतलब नहीं था कि इस एरिया में क्या हो रहा है। तो वो यहाँ पर आते हैं और राजा से मिलना चाहते हैं। पहले तो वो मिलता नहीं है, फिर मिलता है तो कहते हैं कि भोजन पे उनको बुलाया गया और कुछ अपमानजनक बातें कह दी गई, जिससे चाणक्य बहुत नाराज हो गए धनानंद से और राज्य छोड़ करके चले गए। और उन्होंने एक कसम खाई कि मैं तुम्हारा राज्य तहस नहस कर दूंगा। उसके पीछे की कहानी ये थी, शायद जो है वो उनको यथोचित सम्मान नहीं मिला था। धनानंद उनको कह देता है, तुम यार एक साधारण शिक्षक हो, तुम जो है तुम्हारा खुश रहना नाराज रहना कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाग जाओ यहाँ से, कोई दान वान नहीं देंगे। तो बहुत गुस्सा आ जाता है चाणक्य को। वो कहता है शिक्षक साधारण नहीं होता। और अपने आप को असाधारण साबित करने के लिए उसने एक कार्य, उसने कहा कि जो है वो समृद्धि और प्रलय दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो इस तरीके से उसने शापित कर दिया कि मगध का राजवंश तो मैं ले डूबूंगा। और कहते हैं कि जब गुस्से में वो जा रहा था यहाँ से,
तो आसपास कहीं कुछ एक कुश दिखे जंगल में, तो वो उखाड़ने लगा। उसके पैर में धंसा था तो वो उखाड़ने लगा, कहा दुनिया से मैं कुश हटा दूंगा। तो एक बालक वहीं खेल रहा था, उसे लगा यार पंडित जी तो बड़े पागल आदमी है, ये तो लगे कुश उखाड़ने और कह रहे दुनिया से उखाड़ दूंगा, क्या इतना जिद्दी हो सकता है कोई। वो पहुंचा उसके पास, कहा महाराज क्या कर रहे हैं, कहें क्या मैंने कसम खा ली तो मैं कर दूंगा। तो उसे लगा यार कि बहुत तेजस्वी आदमी है, उसी के साथ हो लिया। वो बालक कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त था। एक और कहानी इसमें थोड़ी सी अलग वर्जन में मिलती है, जिसमें ये बताया गया है कि पाटलिपुत्र से नाराज होकर के जब कौटिल्य जा रहे थे तो जंगल में उन्होंने कुछ बच्चों को खेल खेलते हुए देखा। उसमें एक लड़का बड़ा होशियार था और वो राजा बन करके खेल खेल रहा था। हालांकि वो किसी साधारण घर से वो बच्चा था, आंखें टक का या किसी और का। तो जो है उन्हें उस बच्चे की प्रतिभा बहुत भा जाती है, तो वो अपने साथ उसको ले लेते हैं। उनके परिवार वालों से उसको मांग लेते हैं कि नहीं ये बच्चा आपका तो नहीं लग रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम कहीं हमें मिला था, हमने पाला पोसा पोसा है। तो चाणक्य कहते हैं इसको हमें दे दीजिए, हम इसको राजा बनाएंगे मगध का। और उसको लेकर के चले जाते हैं तक्षशिला। तो चंद्रगुप्त की सारी शिक्षा दीक्षा तक्षशिला में होती है, वहां उसको सिखाते हैं और फिर उससे अटैक करवाते हैं पाटलिपुत्र पे। तो वो हार जाता है, चंद्रगुप्त हार जाता है। हार जाता है तो जाकर के किसी जो है घर के पीछे कोई एक बुढ़िया थी, रह रही थी, विधवा थी, अपने बच्चे को खाना वाना दे रही थी। तो उसी के घर में ये छिप जाते हैं, क्योंकि धनानंद के सैनिक ढूंढ रहे होते हैं चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों छुपे हुए थे। इतने में बुढ़िया अपने बच्चे को खाना लेकर के आती है और खाने में संभवतः खिचड़ी दिया था। बच्चा थोड़ा सा अनजान था तो उसने बीच में थाली में हाथ डाल दिया और हाथ जल गया उसका। तो बुढ़िया ने कहा कि तुम भी चंद्रगुप्त हो गए, किनारे से खाया जाता है, सीधे बीच में आ गए, जलोगे तो। कहते हैं ये बात चंद्रगुप्त ने सुन ली और उसे बड़ा अफसोस हुआ कि बुढ़िया मेरे से ज्यादा जानकार है। मेरी गलती ये हो गई कि मुझे अगर अटैक भी करना था तो साइड से अटैक करना था। ऐसे थोड़ा होता है कि सीधे उठा करके यहाँ पे अटैक करो तो तुम मारे जाओगे। फिर चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों ने मिलकर के आटविकों की सेना बनाई, जो बहलिये होते हैं, जो आखेटक होते हैं, शिकारी होते हैं, उनकी सेना बनाई। और उनसे धीरे धीरे करके सबसे पहले गांधार, कंबोज, सतलज, रावी, जिनाव, इनके आसपास के इलाके जीतने शुरू किए। इसलिए क्योंकि ये किनारे पे थे और ये डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आते थे। यहाँ पर लोग भी बहुत सेटिस्फाई नहीं थे राजा से, राजा से तो फिर कोई सेटिस्फाई नहीं था। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त यहाँ पर आकर के शासन करना शुरू कर देते हैं। फिर धनानंद से लड़ाई होती है, धनानंद हार जाता है और इस तरीके से उसका वंश खत्म होता है। चंद्रगुप्त मौर्य आता है और उसने शासन करना शुरू किया। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन शुरू होता है 321 बीसी में, इसको आप ध्यान रखना। हाँ श्रेया बताइए बेटा, आपका क्या क्वेश्चन। सर ये जो मैप में साइड साइड में कुछ दो पार्ट्स है जहाँ पर वो धनानंद का शासन नहीं होता है, तो सर वहां पे कुछ रीजन ही होगा ना कि वो नहीं होता, क्योंकि इतने बड़े पार्ट पे तो कवर किया है, तो वहां पे भी कुछ ऐसे रूलर्स थे जो मतलब उनको रोकते थे। हम्म देखो ऐसा है इसमें, ये पहली चीज तो ये दूर पड़ता था। ये पूरा इलाका जो वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है वो दूर पड़ता था, पहाड़ी इलाका होता था, ये दूसरा बड़ा कारण है। तीसरा, यहाँ के ये एक राजा इतने दूर तक शासन नहीं कर सकता, तो वो क्या करता था, हर जगह पे अपने एजेंट बना के रखता था, जो उसके सबऑर्डिनेट्स होते थे, गवर्नर्स होते थे। अब ये जो गवर्नर होते थे, युवराज होते थे अक्सर करके या रिश्तेदार होते थे, ये तब तो आपकी बात बहुत मानेंगे जब तक आप शक्तिशाली हैं। लेकिन जहां भोगी विलासी हो गए, जहां आप राज कार्य में ध्यान देना छोड़ दिए, तो ऐसे केसेस में दे यूजली बिकम इंडिपेंडेंट रूलर्स। तो इस वजह से इनमें से कई तो खुद भी आजाद हो गए थे। तो जब भी कोई राजा कमजोर होता है तो ये दिक्कतें तो आने लगती हैं, और इसका फायदा चंद्रगुप्त मौर्य सर ने। ये कालिंगा क्या मैं पूछ रही, कालिंगा और चोला जो नीचे है ये साउथ में। अ, कलिंग बेटा ये बचा हुआ था, क्योंकि कलिंग का राज्य बहुत ताकतवर था और इसको जीतता है हम्म। अशोक। अशोक एक ही राज्य ओके। जीतता है, कलिंग। और आप कभी कभी ये भी पूछा जाता है एक ही राज्य क्यों जीतता है, तो बाकी तो ऑलरेडी जीते हुए थे तो कहाँ जीतता वो, अब अपने ही राज्य को दोबारा से जीत ले क्या। तो फिर वो कलिंग ही बचा था जिसको वो जीता था। और चोल राज्य इधर काफी पावरफुल था और एकदम साउथ में भी था।
तो इस वजह से चोलों को हरा पाना मुश्किल था। चोल भी बहुत ताकतवर थे, देख रहे हो ना, ये चोल सिर्फ यहीं पर नहीं थे, यहाँ तक शासन कर रहे थे। श्रीलंका में भी चोलों ने अपना झंडा गाड़ रखा था। हालांकि बाद की कहानी है, लेकिन चोलों का राज्य यहाँ पर बहुत पहले से रहा है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये ध्यान रखो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 बीसीई में अपना शासन संभाल लिया। अब उसके बाद कहते हैं कि लगभग यही वो समय था जब जो है यहाँ से अलेक्जेंडर जा चुका था। अलेक्जेंडर 326 में हमला किया था, जब धनानंद का शासन था तभी। अब आप सोचो कि इसी इलाके में एक ये भी बड़ा कारण है धनानंद के हार का, कि धनानंद के टाइम में एक तो धनानंद वैसे ही निकम्मा शासक था, दूसरे इधर के एरिया में राजा खुद स्वतंत्र हो रहे थे, और तीसरे इसी दौर में अलेक्जेंडर का अटैक हुआ, तो उसने भी ये सारे इलाके बहुत लूटे, और कई कई उसके जाने के बाद सब आजाद हो गए। तो ये सारे ऐसे कारण थे जो कि ताबूत में कील साबित होते गए धनानंद के एम्पायर के फॉल होने के। और इसी बीच चंद्रगुप्त मौर्य को मौका मिला अपने पावर को गेन करने का। ही बिकेम मोस्ट पावरफुल। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जिसने अपना राज्य बहुत दूर तक फैलाया, ये सारे इलाके उसके राज्य में आ गए। इसके बाद इनका लड़का होता है बिंदुसार। ध्यान रखना, वो बिंबिसार नहीं है, बिंबिसार पहला वाला राजा था, बहुत पहले था इनसे। ये है बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार किसका बच्चा होता है, किसका लड़का है? चंद्रगुप्त मौर्य का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अशोक के पिता और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा था पता है? चलो एक और कहानी सुनाता हूँ। कहते हैं कि चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त की सुरक्षा के लिए बड़े इंतजाम करता था, बड़े सारे बॉडीगार्ड लगाए गए थे। उस जमाने में भी जेट सुरक्षा दी जाती थी राजा को, तो राजा को किसी तरह का हार्म ना हो, किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, इस वजह से बड़े से महल में राजा कभी भी एक कमरे में रोज नहीं सोता था। आज इस कमरे में सोया है तो कल किसी और में, किसी को पता नहीं होता था राजा कहाँ सो रहा है। ये हमेशा डर होता था कि अंदर का ही आदमी कोई ऐसा ना हो जाए जो कि नुकसान पहुंचा दे राजा। दूसरी बात, राजा के महल में कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर के नहीं रहेगा। हथियार वाले सारे बाहर ही रहेंगे, राजा के महल में हथियार वाले नहीं रहेंगे रात में। तीसरी बात, राजा के महल में सिर्फ औरतें रहेंगी, मेल्स भी नहीं रहेंगे, ताकि राजा खुद ही इतना ताकतवर हो कि अगर जो है उसके ऊपर, पहली बात तो मेल्स नहीं है तो हमला कौन करेगा, औरतें हैं, अगर वो चाह भी लें तो राजा का कुछ बना बिगाड़ ना पाए। एक और चीज होती थी उस दौर में, अक्सर करके जब कोई राज्य दूसरे पे अटैक करके जीत लेता था तो उनके यहाँ से बड़े सारे गिफ्ट ले आता था, या राजा भी कभी कभी गिफ्ट एक दूसरे को भेजते थे। तो उन गिफ्ट्स में जो है वो दासियां भेजी जाती थी, सेविकाएं भेजी जाती थी। और कभी कभी इसमें छल किया जाता था। छल क्या किया जाता था? सेविकाओं के रूप में, मेड्स के रूप में, नर्तकियों के रूप में, डांसर्स वगैरह जो भेजे जाते थे गिफ्ट में, उनके रूप में कभी कभी विष कन्याएं भेजी जाती थी। विष कन्या मतलब लड़की होगी और उसे बचपन से ही थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता रहेगा, तो इस तरीके से वो बहुत जहरीली हो जाती है, वो आगे चल करके ऑलमोस्ट सांप जैसी ही हो जाती है। तो वो जब भी किसी राजा को गिफ्ट किया जाता था तो होता ये था कि जो है एक मौका पा करके, चूंकि हथियार तो रख नहीं सकते अंदर, तो मौका पा करके वो दांत से ही अगर कभी राजा को काट ले तो उस विष से राजा मर सकता था। ऐसे केसेस होते थे। ये सारी चीजें उस जमाने में बड़ी प्रचलित थी। तो विष कन्याओं के जहर से बचाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य उसके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिला के देता था रोज, और ये बात सिर्फ और सिर्फ चाणक्य को पता थी। ये कहते हैं कि जब रसोइया बनता था, रसोइया बनने के बाद सिर्फ चाणक्य को इजाजत होती थी कि वो जा करके उसको चेक करे, और चेक करते समय वो उसमें मिला देता था थोड़ा सा जहर। और जो खाना राजा को जाता था वो सबसे पहले चेक कर लिया जाता था। जो बनाने वाला होता था खाना, सबसे पहले उसी को खिलाते थे कि तू खा, अगर जहर वहर डाला होगा तो पहले तू मर। तो जब वो चख लेता था उसके बाद फिर वो खाना राजा को भेजा जाता था, और राजा को भेजने से पहले चाणक्य थोड़ा सा जहर मिलाता था। हुआ यूं
कि, और ये बात चंद्रगुप्त मौर्य को भी पता नहीं थी कि मेरे खाने में जहर आता है। एक दिन ऐसा हुआ कि वो खाना खाने बैठा था, तो उस वक्त उसकी जो पत्नी थी, जो है उसके पेट में बच्चा था, और उसने कहा तुम भी बैठो मेरे साथ ही खाना खा लो। उसे नहीं पता था उसके खाने में क्या है, और उसने एक दो निवाला अपने में से ही अपनी पत्नी को खिला दिया, और जैसे खिला दिया पत्नी बेहोश हो गई, क्योंकि उसको तो आदत नहीं थी जहर की। और जब वो बेहोश हो गई और प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, उसको फिर दिक्कतें होने लगी, तुरंत वैद्य बुलाए गए। तो जो है वैद्य आए तो वो भी बहुत परेशान कि अब क्या होगा इसका, ये तो अंदर जहर लग रहा है इसके। चाणक्य को तुरंत पता चल गया कि ये खाना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको खिला दिया है, और उसमें तो जहर था। तो उसने तुरंत वैद्य को कहा कि नहीं, इसका पेट फाड़ो और तुरंत बच्चा निकालो, बच्चा बचाना बहुत जरूरी है, मां मर जाए मर जाए। तो उस बच्चे को निकाला गया। कहते हैं जहर का एक छोटा सा टुकड़ा कुछ इस तरह का उसके माथे पे पड़ गया, जिससे इतना पूरा जो है उसका माथा काला हो गया था, बिंदु जैसा उसके सर पे। तो इस वजह से उसका नाम आगे चल करके बिंदुसार हुआ। फिर जो है इसके बारे में तो कहानी ये भी मिलती है कि वो प्रॉपर सर्जरी करके पेट फाड़ करके बिंदुसार को निकाला गया, और बकरी के पेट में उसे रख करके और फिर आगे उसका पालन पोषण किया गया। गॉड नोज कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट रियलिटी, बट एनी हाउ ये एक कहानी मिलती है जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि बिंदुसार का नामकरण इस तरीके से हुआ। वो भी अच्छा शासक था, तेज था, ताकतवर था, और सबसे बड़ी बात कि पिताजी ने इतना कुछ बनाया था उसको उसने मेंटेन रखा। नए राज्य नहीं जीते लेकिन पुराने गंवाए भी नहीं, ये अच्छी बात थी। बिंदुसार के अपनी कई रानियां थी और कई सारे पुत्र हुए, कहते हैं 100 पुत्र थे उसके, लेकिन दो उसमें बड़े महत्वपूर्ण थे, एक था सुशील और एक था अशोक। इन्हीं दोनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सुशील और अशोक ये बिंदुसार के दो पुत्र हुए। सुशील इसमें बड़ा था और अशोक इसमें छोटा था। उस दौर में पूरे राज्य को 5 हिस्सों में बांट दिया जाता था। इसकी 5 राजधानियां होती थी, 5 अलग अलग इलाकों की, ठीक है। तो 5 कौन कौन से इलाके हुआ करते थे? एक तो ये तक्षशिला वाला इलाका होता था, नॉर्थ का। दूसरा ये उज्जैन वाला इलाका होता था, वेस्ट का। तीसरा ये सुवर्णगिरी होता था, साउथ का। और चौथा ये मगध का। हम्म और पांचवा ये तोशाली यानी ईस्ट का, ठीक है। तो इस तरीके से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल, ये 5 बड़े जो है इलाके होते थे, 5 बड़े नगर होते थे, शहर होते थे। इन पांचों जगहों पर 5 गवर्नर बनाए जाते थे, जो अक्सर करके राजा के ही खानदान से, घर से, रिश्तेदारी से कोई होता था। तक्षशिला की जिम्मेदारी अपने बड़े लड़के को बिंदुसार ने दी, जिसका नाम था सुशील। उज्जैनी की जिम्मेदारी उसने अपने छोटे लड़के को दी, अशोक। और कहते हैं कि तक्षशिला में एक बार विद्रोह हुआ, सुशील से वो नहीं दबा, तो अशोक ने जाकर के मदद करी और वो विद्रोह को दबाया। तो इस तरीके से जो है अपने युवा अवस्था से ही ये साबित होने लगा था कि अशोक एक बेहतर राजा और प्रशासक बनेगा। और अशोक का एक बहुत बढ़िया साथी राज्य में हुआ करता था, जिसका नाम था राधागुप्त। अभी जो है वो विष्णुगुप्त मर चुका है, चाणक्य मर चुका है, राधागुप्त है यहाँ पर मंत्री। तो ये राधागुप्त जो है वो अशोक का बड़ा फेवरेट होता था। तो जैसे ही बिंदुसार की तबीयत खराब होने लगी और ये लगने लगा कि शायद वो मर जाएगा, तो राधागुप्त ने तुरंत अशोक को बुलवा लिया। अब अशोक चूंकि उज्जैन में था, उसको नजदीक पड़ता था, तो वो तुरंत पहुंच भी गया। सुशील को आने में समय लग गया, तब तक भर में बिंदुसार मर गए और अशोक को राजा घोषित कर दिया गया। लेकिन अब अशोक के और भी भाई थे। एक तो यही भाई था बड़ा वाला, और कई सारे और भाई थे जो दावा कर रहे थे हम राजा बनेंगे। तो अशोक को अपने भाइयों से लड़ाइयां लड़नी पड़ी। ये घटना 279 की है। और
लड़ाइयां लड़ते लड़ते उसको लगभग 3-4 साल लग गए। 4 साल की लड़ाई के बाद तब अशोक का राज्यारोहण होता है। तो इस तरीके से देखा जाए, बिंदुसार के मरने और अशोक के राजा बनने में 4 साल का अंतर है। 283 में लगभग वो मरता है और 279 में जाकर के अशोक को राजा बनाया जाता है। तो ऑलमोस्ट ही टूक 4 years to crush all these things, means the attacks of his own brothers। ये सक्सेशन के लिए जो वॉर ऑफ सक्सेशन था, ये 4 वर्ष चला था। इसे आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई, वो भी एक घटना आपको बता दें, कभी पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जब ये लगभग 305 या 304 बीसी का समय रहा होगा, इस दौर में मगध में अकाल पड़ा। और उस अकाल के लिए तब के लोग बड़े धार्मिक होते थे और उन्हें लगा कि नहीं, कोई अधर्म हो गया होगा, पाप हो गया होगा, कोई प्रायश्चित करना होगा, तब जाकर के अकाल ठीक होगा। तो उस दौर में वहां पर एक जैन मुनि हुआ करते थे, ठीक है, भद्रबाहु। तो चंद्रगुप्त मौर्य उनका बहुत बड़ा शिष्य था। तो उनको बुलाता है, पूछता है कि महाराज बताइए किस तरीके से ये अकाल का प्रभाव दूर होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा पूरे राज्य की तरफ से, अगर राजा त्याग करे तो ये अकाल दूर हो सकता है। तो उसने पूछा कैसे, तो कहा हमारे साथ चलो, चल करके तुम तपस्या करो। तो कहते हैं भद्रबाहु उसको जो है लिवा करके चले जाते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में एक जगह आता है श्रवण बेल गोला, वहां पर जाकर के वो घनघोर तपस्या करते हैं। वहां चंद्रगिरी पर्वत है, चंद्रगुप्त के नाम पे ही पड़ा हुआ है। वहां पर तपस्या करते हैं। और जैन धर्म में सबसे कड़ी तपस्या मानी जाती है भूख और प्यास से प्राण त्याग देना, देह त्याग देना, ठीक है, मृत्यु, इच्छा मृत्यु आप कह सकते हो, कि स्वयं से समाधि ले लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, इसको कहते हैं संलेखना। तो ये जो है संलेखना विधि से जाकर के अपनी प्राण त्याग देता है और राज्य जो है वो बिंदुसार को देके चला जाता है। जब अकाल खत्म होता है तो भद्रबाहु फिर यहाँ से जो है लौट करके आते हैं। तो अब जो है जैन धर्म के जितने लोग थे, जैन के फॉलोअर्स थे, वो सब कपड़े नहीं पहनते थे, वो दिगंबर होते थे। लेकिन यहाँ पाटलिपुत्र में जब भद्रबाहु इधर चले गए थे साउथ में, तब क्या हुआ, यहाँ पर कोई लीडर नहीं था जैन धर्म का। तो यहाँ एक नया लीडर पैदा हुआ, स्थूल भद्र। उसने क्या किया, उसने लोगों को कहा नहीं, ये तो नंगे रहना ठीक नहीं है, आप कपड़े पहना करो, एटलीस्ट एक व्हाइट कलर का आप चादर तो लपेटो, अपने ऊपर शीट लपेटो। तो इस तरीके से यहाँ के सारे जैन अब सफेद वस्त्र धारण करने लगे थे, यानी श्वेतांबर हो गए थे। तो जब इधर से ही वो पहुंचे, जो नहीं पहनते थे एकदम कपड़े, तो उन सारे लोगों में और जो व्हाइट पहनने लगे थे, उन दोनों के बीच में फिर शास्त्रार्थ होने लगे कि कौन सही जैन धर्म का फॉलोअर है और कौन गलत है। दोनों अपने आप को सही साबित करने पे लगे हुए थे। और इस तरीके से जैन धर्म के 2 पार्ट हो गए, श्वेतांबर और दिगंबर। आज भी ये दोनों। सर हाँ बेटा। सर जब ये चंद्रगुप्त मौर्य गए वो मतलब तपस्या करने के लिए, तो कौटिल्य कुछ नहीं बोले, उनको रोके वोके नहीं? नहीं, शायद कौटिल्य तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। कौटिल्य अमर होके थोड़े आए थे। और कौटिल्य सोचो चंद्रगुप्त के जो है वो से कितना सीनियर रहा होगा, उसका गुरु था ना। तो वो मर चुके थे। राधा गुप्त तब तक था मंत्री, और चंद्रगुप्त को जो है वो लिवा के जाना पड़ा। उनकी मृत्यु हुई थी? जी। उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, किनकी? चाणक्य की? उनके बारे में चाणक्य। कोई बहुत जानकारी नहीं है बेटा। देखो, हमेशा इतिहास की किताबों में आपको राजा के बारे में थोड़ा बहुत भले जानकारी मिल जाए, बाकी लोगों के बारे में नहीं मिलती। उनके बारे में कोई बहुत पक्का, लेकिन नेचुरल मौत हुई थी, कोई ऐसा नहीं था, युद्ध में नहीं मारे गए थे। चलिए, तो आज हम लोग मौर्यन एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट, चंद्रगुप्त और बिंदुसार के बारे में पढ़े। अब अशोक के बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सो चल देन, सर नाइस डे। बताइए बेटा, कोई सवाल आपका और है? सर बिंदुसार का सर पहला जो बेटा था सर, उसका नाम क्या था, एक बार फिर से सुशील, बता दीजिए। सुशील, सुशील। ओके सर। सर सर बेटे तो बाय उसके सर।